हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन चंदानी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग आयरन मीटर में स्टेडी स्टेट कंडीशन को और मूविंग आयरन मीटर के कुछ फीचर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने मूविंग आयरन मीटर के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन को ड्राइव किया एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। ओके, और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि जो मूविंग आयरन मीटर है वो एसी और डीसी दोनों ही सिग्नल को मेजर कर सकता है, और उसका रीजन ये है कि इसकी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन में जो करंट है वो आई स्क्वायर है, नॉट आई है। ओके, तो अगर आपको किसी भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो या वी स्क्वायर हो, तब वो इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों ही सिग्नल को मेजर कर सकता है। ओके, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमने ये देखा था कि वहां वो केवल डीसी वैल्यू को ही मेजर कर सकता है। दैट मीन्स पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन वर्क फॉर डीसी सिग्नल, नॉट एसी सिग्नल। वो एसी सिग्नल को मेजर नहीं कर सकता, और उसका क्या रीजन था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन थी दैट इज इक्वल टू बी आई एन ए। दैट मीन्स पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई है, नॉट आई स्क्वायर है। ओके, तो अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सिग्नल अप्लाई करोगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो उसका जो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। ओके, तो जैसे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल दैट मीन्स 10 मिली सेकेंड के लिए तो आपको जो टॉर्क मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और रिमेनिंग 10 मिली सेकेंड के लिए जो आपको टॉर्क मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो जो नेट टॉर्क होगी या जो एवरेज टॉर्क होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये रीजन है कि वो एसी सिग्नल को मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन में जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू आई है, नॉट आई स्क्वायर। ओके, और साथ में आपको याद रखना है कि जितने भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों ही वैल्यू को मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ऑल इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क्स फॉर एसी एज वेल एज डीसी एक्सेप्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन को। एट स्टेडी स्टेट कंडीशन जैसे कि हमें पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाती है कंट्रोलिंग टॉर्क के। ओके, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन हमने मूविंग आयरन मीटर के लिए क्या ड्राइव की थी, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वेशन क्या होगी, कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होगी, के थीटा के। क्यों होगी के थीटा के, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंट्रोलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट विल बी स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक, और स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है दैट इज इक्वल टू के थीटा। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वल कर देंगे कंट्रोलिंग टॉर्क के। दैट मींस हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा इज इक्वल टू के थीटा। तो यहां से जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ 1/2 के आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। ओके, तो यहां पे आपका जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, पीएमएमसी मीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन था दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां पे जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, तो अगर डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है दैट मीन्स यहां जो आपको स्केल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर स्केल मिलेगा। ओके, अगर आप इसे प्लॉट करोगे दैट मीन्स अगर आपका आउटपुट थीटा, इनपुट अगर करंट है, तो जो आपको स्केल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, नॉन लीनियर, नॉट लीनियर स्केल मिलेगा आपको। ठीक है, पैराबोलिक टाइप का आपको यहाँ पे कर्व मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ जो रीडिंग्स मिलेंगी आपको उनमें जो स्पेसिंग होगी वो इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे जो स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट स्पेसिंग होगी। ओके, तो नॉन लीनियर स्केल में जो कैलिब्रेशन करना डिफिकल्ट होता है। ओके, तो गाइज मूविंग आयरन मीटर का ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो हमें स्केल मिलता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, तो अगर स्केल नॉन लीनियर है दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू कैलिब्रेट बिकॉज द स्पेसिंग बिटवीन द ईच रीडिंग इज नॉट इवन। जो स्पेसिंग होगी ईच रीडिंग की वो अलग अलग होगी, वो इवन नहीं होगी। ओके, तो इसलिए इसका जो कैलिब्रेशन करना डिफिकल्ट होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ मूविंग आयरन मीटर। तो अगर हम मूविंग आयरन मीटर की फीचर्स की बात करें तो जो इसका सबसे पहला फीचर यही है कि मूविंग आयरन मीटर एसी और डीसी दोनों ही सिग्नल को मेजर कर सकता है। दैट मीन्स मूविंग आयरन मीटर कैन मेजर एसी एज वेल एज डीसी सिग्नल्स। ओके, और ये जो एसी सिग्नल मेजर करता है वो करता है उसकी आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ओके, और आरएमएस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करती हैं, आरएमएस में जो ये आरएमएस टर्म है इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। दैट मीन्स स्क्वायर मीन रूट। ओके, तो सबसे पहले जो भी करंट होगी या वोल्टेज होगी उसको हम मेजर कर रहे हैं उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन मतलब एवरेज, और एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उस सिग्नल को हम इंटीग्रेट करेंगे उसी के टाइम पीरियड में और उसके बाद में उसे डिवाइड कर देंगे उसके टाइम पीरियड से। दैट मीन्स इस सिग्नल को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to t एंड डिवाइडेड बाय 1/t। तो ये तो आ गया इसका मीन, स्क्वायर किया फिर हमने मीन किया और उसके बाद में क्या आ गया रूट। ठीक है, उसके बाद में इसका रूट कर दिया। ओके, तो दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल। And now suppose if I give you a Fourier series like this, I is equal to I0, I1 sin omega t plus I2 sin 2 omega t, I3 sin 3 omega t and so on। और अगर हम इस फोरियर इक्वेशन को अप्लाई कर दें कहाँ, इस मूविंग एंड मीटर में, तब मूविंग एंड मीटर इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई नोट स्क्वायर प्लस हाफ I1 square, I2 square plus I3 square and so on like this। ओके, तो अगर आपको कोई भी फोरियर सीरीज इस साइनोसॉइडल इक्वेशन के टर्म में गिवन हो तो जो उसकी आरएमएस इक्वेशन है वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर। तो जो सबसे पहले एवरेज वैल्यू गिवन होती है दैट इज आई नोट स्क्वायर प्लस हाफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप ऐसे करके उसकी आरएमएस वैल्यू को आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चंस में जो आपको सिग्नल गिवन होगा वो इसी फोरियर सीरीज के टर्म में ही गिवन होगा, तब वहां आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, आपको इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। ओके, तो गाइस एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। तो मूविंग एंड मीटर की जो डिफ्लेक्टिंग इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन किसी भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की आपको एनी टाइम याद होनी ही चाहिए। उसके डेरिवेशन की नीड नहीं है, लेकिन आपको वो इक्वेशन तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर सो दैट मूविंग एंड मीटर कैन वर्क फॉर एसी एज वेल एज डीसी। ओके, और स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को हमने इक्वल किया तो वहां से हमें थीटा हमें फाइंड मिल गया एंड दिस थीटा और डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज इक्वल टू 1/2 के आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। तो यहां से हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमें मूविंग एंड मीटर में जो स्केल मिलेगा वो नॉन लीनियर स्केल होगा और वहां पे कैलिब्रेशन करना डिफिकल्ट होगा। ओके, और नेक्स्ट हमने इसके फीचर्स को डिस्कस किया और जो सबसे पहला फीचर था मूविंग एंड मीटर का वो था कि ये एसी और डीसी दोनों सिग्नल को मेजर करता है और जो एसी सिग्नल मेजर करता है वो उस एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है और ये आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। और मोस्टली आपको प्रॉब्लम्स में जो सिग्नल गिवन होता है वो इसी फोरियर सीरीज के टर्म में होता है, तो इस केस में आपको जो आरएमएस वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। ओके, so guys I think this is all for this lecture. In next lecture we discuss condition of linearity and frequency error compensation for moving and meter। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देख सकते हो बिना किसी ऐड के। और साथ में इसी लेक्चर के जो पीडीएफ फाइल्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको उस लेक्चर को वॉच करना होगा, जिससे आपके वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे और उन कॉइन्स को आप यूज कर अनअकैडमी पर इसी लेक्चर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।